Greetings from Drishti Judiciary. I hope you all are doing well and are benefiting from the sessions that we are bringing to you to enhance your knowledge about various concepts of law. आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन आपके साथ लेकर आए हैं और वो डिस्कशन रिवॉल्व करेगी डबल जेपडी के बारे में। अब जो डबल जेपडी का कॉन्सेप्ट है, दोहरा दंड जिसे कहा जाता है हिंदी में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में हमें बेसिक आइडिया तो जरूर होता है कि डबल जेपडी क्या है। भाई आर्टिकल 20 क्लॉज 2 है कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ लोगों को यह भी पता होगा कि सीआरपीसी में भी डबल जेपडी की बात आती है, पर डबल जेपडी का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है और डबल जेपडी को अप्लाई किस तरीके से करा जाता है, क्या सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी बात कर रहा है। Let us make a very comprehensive discussion. Let us have a comprehensive discussion and make a comprehensive analysis of this entire concept. क्या बात हो रही है डबल जेपडी की हमारे लॉ में, आइए चर्चा करते हैं। सेक्शन 300 सीआरपीसी 1973 में आपको डबल जेपडी देखने को मिलती है और आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको डबल जेपडी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। दीज आर द टू प्रोविजंस जहां पे आपको डबल जेपडी का डायरेक्ट प्रोविजन देखने को मिलेगा लॉ में। मतलब क्या है डबल जेपडी का? बहुत सीधा शाब्दिक अनुवाद, जो लिटरल इट्स का इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं, वो ये है कि आप एक ही गलती के लिए एक व्यक्ति को दो बारी सजा दे रहे हैं, एक व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं, मुसीबत में डाल रहे हैं, सेम मिस्टेक के लिए, सेम एक्ट के लिए। क्या ये करना जायज लगता है? इज दिस जस्टिफाइड? आई डोंट थिंक सो एंड नाइदर डज द लॉ थिंक सो। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट अगर होमवर्क करके नहीं आया है क्लासरूम में, तो आप एक बारी उस स्टूडेंट को सजा देते हैं। क्या आप अगले दिन सेम होमवर्क जो पिछले दिन नहीं करा था उस स्टूडेंट ने फिर से सजा देंगे? द आंसर इज नो। अब फिर से अगर होमवर्क नहीं करके आया तो दैट इज अ सेपरेट इशू। ऑफ कोर्स देन यू हैव द अथॉरिटी टू पनिश द स्टूडेंट येट अगेन। बट लेट अस से आज एक छात्र कोई होमवर्क करके नहीं आता, आपने उस छात्र को बोला एक पेज पर लिख कर लाइए दैट आई एम सॉरी एंड आई विल ऑलवेज कंप्लीट माय होमवर्क ऑन टाइम। द स्टूडेंट सबमिट्स इट, देन कंप्लीट्स द होमवर्क आल्सो। द वेरी नेक्स्ट डे you punish him again for not doing the homework yesterday. Is that justified? Is that any way logical? The answer is no. Through any stretch of imagination, this does not seem to be logical at all. बिल्कुल लॉजिक इस बात का बनता ही नहीं और हमारा लॉ भी यही कहता है दैट आप ऐसा नहीं करेंगे। तो इतना बेसिक आइडिया तो हमें डबल जेपडी का रहता है कि इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, बट इसमें कितनी इंट्रिकेसीज है, कितनी डिटेल्स इन्वॉल्व हैं, आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। वील स्टार्ट विद सीआरपीसी एंड देन वील शिफ्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकॉज यू विल बी सरप्राइज्ड डबल जेपडी, द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल जेपडी इन सीआरपीसी इज वाइडर, ब्रॉडर, and the concept of double jeopardy in the Constitution of India, available as a fundamental right in Part 3 in the form of Article 20 Clause 2, that is narrower in interpretation and application. How and why? Let's understand double jeopardy. समझने की कोशिश करते हैं डबल जेपडी का मतलब क्या होता है। डबल जेपडी को अगर समझना है तो सबसे पहले हमें क्रिमिनल प्रोसेस में चार्ज के महत्व को और डेफिनेशन को समझना पड़ेगा कि चार्ज का बेसिक मतलब होता क्या है। चार्ज यानी कि आरोप, इल्जाम आपने किसी व्यक्ति पे लगाया है, बहुत सीधी सरल भाषा में। शेड्यूल नंबर 2 अगर आप देखेंगे, फॉर्म नंबर 32, इफ यू सी शेड्यूल नंबर 2 फॉर्म नंबर 32 ऑफ सीआरपीसी 1973, तो आपको वहां पे चार्ज का एक फॉर्म मिल जाएगा, चार्ज का एक फॉर्म मिल जाएगा कि अगर आप किसी एक व्यक्ति के ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं तो किस फॉर्मेट में आप उस आरोप को उस व्यक्ति को बताएंगे और अपनी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाएंगे। लेकिन चार्ज का
बहुत बेसिक मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास डिक्री की डेफिनेशन है अंडर 2 क्लॉज 2 ऑफ सीपीसी, वैसे ही अगर आप देखेंगे चार्ज की हमें कोई डेफिनेशन नहीं मिलती, बट इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकल के आता है दैट इट इज फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द एक्यूजेशन अगेंस्ट द अक्यूज्ड, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द एक्यूजेशन अगेंस्ट द अक्यूज्ड. व्हाट डिड आई से? इट इज बेसिकली formal expression of accusation against the accused person. भाई आप accused को you are letting him know, आप accused को बता रहे हैं कि हम अब आपका क्या करने वाले हैं, हम अब आपका ट्रायल करने वाले हैं, आपके खिलाफ केस चलेगा, आपके खिलाफ कार्यवाही चलेगी कोर्ट ऑफ लॉ में, अब हम आपके खिलाफ एक ट्रायल करने वाले हैं. ये पर्टिकुलर एक्यूजेशन है जो आपके अगेंस्ट लगाया गया है, इसे कहा जाता है चार्ज. पर्पस है चार्ज का सो दैट यू लेट द अक्यूज्ड नो, पता तो चले भाई कि मेरे को किस चीज के लिए चार्ज करा जा रहा है. पुलिस कह रही है कुछ, आप कह रहे हैं कुछ, हवा की बातें नहीं. यू गिव मी अ फॉर्मल एक्सप्रेशन दैट इज अंडर द साइन एंड सील ऑफ द जज. अगर आप फॉर्म नंबर 32 कभी पढ़ेंगे, it is under the sign and seal of the judge that the accusation is made. कि आपको मैं इस दिन पे ये ऑफेंस करने के लिए, कौन सा ऑफेंस है, कौन से लॉ में है वो ऑफेंस, अगर ऑफेंस का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है तो उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है ऑफेंस की, व्हाट इज द शॉर्ट डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट ऑफेंस, कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है तो कौन सी प्रॉपर्टी वाज इन्वॉल्व्ड, कोई अगर विक्टिम है तो कौन सा विक्टिम है, किस टाइम पे किस डेट पे आपने क्या करा है, वह जज साहब बेसिकली उस फॉर्म नंबर 32 में फिल आउट करके अपना साइन करके और स्टैंप लगा के ट्रायल को आगे बढ़ाते हैं विद कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसे कहा जाता है चार्ज. दिस इज व्हाट इज नोन एज चार्ज. अब सर डबल जेपर्डी समझने के लिए चार्ज को समझना क्यों जरूरी है? इट इज गोइंग टू बिकम अबंडेंटली क्लियर टू यू. Just have a little bit of patience. अब हमने चार्ज को समझ लिया, अब दो पर्टिकुलर प्रोविजंस हैं चार्ज के ही चैप्टर. चार्ज के ही चैप्टर में अगर आप देखेंगे इन चैप्टर नंबर 17 यू विल फाइंड टू पर्टिकुलर प्रोविजंस जिनके साथ हमें डील करना है टू अंडरस्टैंड डबल जेपर्डी. वन ऑफ दोस प्रोविजंस इज सेक्शन 220 सबसेक्शन 1. किस बारे में बात करता है? दैट द अक्यूज्ड has committed several offenses in the same transaction. Several offenses have been committed by the accused in the same transaction. For example, क्या मतलब है इस बात का? Example, accused A है, रात को घर का ताला तोड़ के वो घर में घुसे. क्या करा उन्होंने? हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट करी. उसके बाद उन्होंने क्या करा? उसके बाद उन्होंने थेफ्ट करा, थेफ्ट इन अ ड्वेलिंग हाउस. उसके बाद उन्होंने क्या करा? उन्होंने क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी करा. उसके बाद उन्होंने क्या करा? उन्होंने ग्रीवियस हर्ट भी किसी को पहुंचाया. उसके बाद उन्होंने क्या करा? उन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर करा और उसके बाद वो घर से चले गए. अब एक ही घर में घुसकर उन्होंने ये सारे ऑफेंसेस को अंजाम दिया. सेक्शन 220 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा. सेक्शन 220 सबसेक्शन 1 इज टॉकिंग अबाउट ट्रायल ऑफ मोर देन वन ऑफेंसेस. अगर आप मार्जिनल नोट देखेंगे सेक्शन 220 का तो आपको यह मिलेगा ट्रायल ऑफ मोर देन वन ऑफेंसेस, जो कि हमें समझना है एज जॉइंडर ऑफ ऑफेंसेस. यानी कि जब एक पर्टिकुलर अक्यूज्ड व्यक्ति ने सेम ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा ऑफेंसेस करे हैं तो आप उन सब ऑफेंसेस के लिए उस पर्टिकुलर अक्यूज्ड का ट्रायल एक साथ कर दीजिए.
पहले हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट का करेंगे, फिर थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ग्रीवियस हर्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर, इन सबका ट्रायल अलग अलग करोगे आप। सजा कब मिलेगी अक्यूज्ड को? केस खत्म कब होगा? नहीं, इंटरेस्ट रिपब्लिक के अटसिट फिनिस लिटियम, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द रिपब्लिक to put an end to litigation. It is in the interest of the state to put an end to litigation. कब तक चलाओगे केस को? अक्यूज भी परेशान, तुम भी परेशान। अरे एक ट्रांजैक्शन में हुआ है, सेक्शन 220 सबसेक्शन 1 कहता है जॉइंडर ऑफ ऑफेंसेस करो, एक साथ ट्राई कर दो, एक साथ चार्जेस फ्रेम कर दो। कैसे, कहां, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे, दैट इज अ डिस्कशन रिगार्डिंग चार्ज फ्रेमिंग। बट सेक्शन 220 सबसेक्शन 1 क्लियरली मैंडेट्स कि आप अगर करना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन है कि अगर सेम ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा ऑफेंसेस कमिट करे हैं अक्यूज्ड ने, जॉइंडर ऑफ ऑफेंसेस कीजिए, आप जॉइंडर ऑफ चार्जेस कीजिए, आप चार्जेस को साथ में ज्वाइन कीजिए और एक ही ट्रायल में अक्यूज्ड को सारे ऑफेंसेस के साथ चार्ज करके ट्रायल कंप्लीट कर दीजिए। अक्विटल, कन्विक्शन, व्हाटएवर द केस में भी, एक ही ट्रायल में अक्यूज्ड को सारे ऑफेंसेस के साथ चार्ज कीजिए। सेम ट्रांजैक्शन में हुआ, एक ही घर में घुस के अक्यूज्ड ने इस तरीके के ऑफेंस करे हैं, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप साथ में ट्राई कर दीजिए, क्या दिक्कत है? लेट द अक्यूज्ड माउंट अ विगरस डिफेंस। वो तो डिफेंस ऑफ कोर्स इन सब ऑफेंसेस के लिए लेंगे ही ना। यू कैन डू दैट। सेवरल ऑफेंसेस कमिटेड इन द सेम ट्रांजैक्शन, मोर देन वन ऑफेंस व्हिच हैज बीन कमिटेड इन द सेम ट्रांजैक्शन, आप जॉइंडर करके एक साथ ट्राई कर सकते। एक सेक्शन ये हो गया जहां पे सेम ट्रांजैक्शन में आप अक्यूज्ड को चार्ज कर सकते हैं। अब एक पर्टिकुलर और प्रोविजन है जिसके बारे में हमें समझना है, दैट प्रोविजन इज सेक्शन 221 सबसेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 221 सबसेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 221 किस बारे में बात करता है? सेक्शन 221 एक्चुअली बात करता है अबाउट डाउटफुल चार्जेस। सेक्शन 221 सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर एक पर्टिकुलर अक्यूज्ड के लिए आपको लगता है कि you are doubtful that in particular facts के बेसिस पे उसको कौन से ऑफेंस के लिए चार्ज करा जाए। क्या हम उसे, लेट अस से फॉर एग्जांपल, थेफ्ट के लिए चार्ज करें, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए चार्ज करें, हम व्यक्ति को मिसचीफ के लिए चार्ज करें, या हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति को थेफ्ट, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, मिसचीफ, या लेट अस से हम उस व्यक्ति को चीटिंग के लिए चार्ज करें। हमें समझ नहीं आता। यू आर व्हाट? यू हैव अ क्वेश्चन मार्क इन योर माइंड, यू आर डाउटफुल, यू आर डाउटफुल। तो सेक्शन 221 सबसेक्शन 1 पता है क्या कहता है? When you are doubtful as to which of several offenses you should charge the accused with, सबके साथ चार्ज कर दो और ट्रायल कंडक्ट कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑफेंस नहीं करा उसके लिए भी पनिशमेंट दे दी जाएगी, नहीं, चार्ज सबके साथ कर दो, जो चार्ज प्रूव हो जाएगा फैक्ट्स के बेसिस पे उस चार्ज के लिए पनिशमेंट दे देना। ऐसा थोड़ी करेंगे कि आप पहले इसके लिए ट्राई करें, ओ मिस्ड, फिर उसके लिए करें, नहीं, ओ मिस्ड, देन 425 के लिए करें, नहीं ये भी नहीं हुआ, अरे 420 के लिए करके देखते हैं। यू कांट मेक अ मॉकरी आउट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। Section 221 subsection 1 says you charge the accused with all of them। कर दो चार्ज, जो फैक्ट्स के बेसिस पे जो ऑफेंस प्रूव हो जाए उसके लिए आप कन्विक्ट कर दीजिएगा, बाकी सबके लिए एक्विटल कर दीजिएगा। You charge in the alternative with all these offenses। You charge the accused, you are doubtful, you charge the accused in the alternative with all these offenses, whichever is proved, you convict the accused for that particular offense according to the facts। It is very simple। That is what section 221 subsection 1 talks about। किसी बेयर एक्ट की, किसी टेक्स्ट की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सेशन को समझ लीजिए, एंड देन आफ्टर द सेशन व्हेन यू गो टू योर बेयर एक्ट एंड रीड इट,
it will become abundantly clear to you what I am talking about. Just have patience and understand and enjoy the story. Now we'll shift to section 300 CRPC. सेक्शन 300 CRPC. सेक्शन 300 का आप देखेंगे जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स का फर्स्ट प्रोविजन आपको मिलेगा सेक्शन 300 एंड दिस इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू डबल जेपर्डी. अब मान लीजिए, लेट अस स्टार्ट विद अ नाइस एग्जांपल. मान लीजिए देयर इज अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने आपको थेफ्ट के लिए 379 के लिए आपका ट्रायल कंडक्ट करा एंड आफ्टर द ट्रायल लेट अस से यू आर कन्विक्टेड. आपको दोषी पाया गया और आपको सजा सुना दी गई. बहुत सिंपल सी बात है. नाउ दिस पर्टिकुलर जजमेंट ऑफ कन्विक्शन इज नॉट ओवरटर्न्ड, यानी कि आप सुपीरियर कोर्ट जो था कोई, उन्होंने इस जजमेंट को ओवरटर्न नहीं करा. देयर इज नो अपील पेंडिंग, कोई अपील पेंडिंग नहीं है. नो अपील पेंडिंग. इनफैक्ट मान लीजिए देयर वाज नो अपील प्रेफर्ड आल्सो, किसी ने अपील करी ही नहीं थी. दिस जजमेंट हैज नो अपील पेंडिंग अगेंस्ट इट एंड द टाइम ऑफ अपील हैज व्हाट, हैज एक्सपायर्ड. टाइम ऑफ अपील भी एक्सपायर हो गया है. मतलब दिस जजमेंट ऑफ कन्विक्शन इज इन फुल फोर्स. कोई भी समस्या इस बात में नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि ये जजमेंट माननीय है या नहीं. बिल्कुल कोई डाउट नहीं है. नॉट ओवरटर्न, नो अपील पेंडिंग, नॉट प्रेफर्ड, टाइम ऑफ अपील ऑल्सो हैज एक्सपायर्ड. दिस जजमेंट इज कंक्लूसिव, इट इज इन फोर्स. बात खत्म, नॉट ओवरटर्न. अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब, क्या इस अक्यूज्ड का, जो पर्टिकुलर अक्यूज्ड हैं जिनको ट्राई करा गया और कन्विक्ट करा गया फॉर थेफ्ट, क्या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब इनका फिर से ट्रायल करेंगे? कर सकते हैं? द आंसर इज नो. डोंट यू थिंक सो? इट विल अमाउंट टू ट्रबलिंग द अक्यूज्ड वंस अगेन फॉर द सेम ऑफेंस. ऑफेंस करा, ठीक है भाई, आपने गलती करी है, उस व्यक्ति ने, आपने सजा भी सुना दी. अब मैं फिर से ट्राई करूंगा, फिर सजा सुना, फिर से ट्रायल करूंगा, फिर सजा सुनाऊंगा. It amounts to pestering the accused, troubling the accused again and again for the same offense. Is it justified? Is it justified? The answer is no. It is not justified. Can you allow this to happen in a civilized system of jurisprudence? The answer is absolutely no. आप बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकते. क्यों परेशान कर रहे हैं आप अक्यूज्ड को फिर से ट्राई करके? क्या मकसद है? What purpose is it going to solve? No purpose whatsoever. No purpose whatsoever. बिल्कुल नहीं करेंगे. चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, so that we are very sure and clear about what we are going to study. मान लीजिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब, उन्होंने थेफ्ट के लिए एक अक्यूज्ड का ट्रायल करा. एक पर्टिकुलर अक्यूज्ड का जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने ट्रायल करा और उस ट्रायल करने के बाद कन्विक्शन कर दिया. क्या कर दिया? कन्विक्शन. यानी कि वह अक्यूज्ड दोषी पाया गया और ये कन्विक्शन, अगेन द जजमेंट इज इन फोर्स. द जजमेंट इज इन फोर्स. ना स्टे हुई है जजमेंट, ना ओवरटर्न हुई है, कुछ नहीं हुआ. द जजमेंट इज इन फोर्स. जब ये 379 के लिए ट्रायल करा जा रहा था, उस टाइम पे हाउस ब्रेकिंग जो है, मान लीजिए, नहीं हाउस ब्रेकिंग नहीं, इनफैक्ट डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, दिस वाज अंडर सेक्शन 403. अगर आप देखेंगे, दिस वाज लेट अस से अ डाउटफुल चार्ज. मैंने आपको क्या बताया था डाउटफुल चार्ज के बारे में? आई होप यू रिमेंबर. ये डाउटफुल चार्ज था 403 आईपीसी
was a doubtful charge at that particular time जब 379 के लिए चार्ज करा जा रहा था। याद कीजिए 221 सबसेक्शन 1। अब आप ये डाउटफुल चार्ज था, लेकिन अब आपने कन्विक्ट कर दिया है किसके लिए? 379 के लिए आपने पाया कि अक्यूज दोषी है और आपने अक्यूज को कन्विक्ट कर दिया है। मतलब अगर डाउटफुल चार्ज था तो आपने जब फैक्ट्स को अप्रिशिएट करा तब आपने देखा होगा कि वह व्यक्ति डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए लायबल हो सकता है या थेफ्ट के लिए लायबल हो सकता है या दोनों के लिए हो सकता है, व्हाटएवर द केस इज। लेकिन आपने कन्विक्ट करा उस व्यक्ति को थेफ्ट के लिए और ट्रायल को बंद कर दिया। क्या मतलब बना इस बात का? कि डाउटफुल चार्ज के लिए आप उस व्यक्ति को नहीं मानते कि वह दोषी है, वरना डाउटफुल चार्ज था डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का, तो आप उस व्यक्ति को कन्विक्ट कर सकते थे, पर आपने नहीं करा। इट वॉज अ डाउटफुल चार्ज, यू आर नॉट श्योर, you charged him in the alternative but ultimately you convicted the accused with 379, that is theft। जब आपने थेफ्ट के लिए उस व्यक्ति को कन्विक्ट कर दिया और ट्रायल क्लोज कर दिया, अब आप चाहें कि नहीं नहीं नहीं, रात को बैठा बैठा सोच रहा था तो अब लग रहा है डाउटफुल था वो चार्ज, चलो कल डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए भी आई शुड इशू प्रोसेस एंड स्टार्ट द ट्रायल। यू कांट डू दैट, you absolutely cannot do that। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। You cannot do that। This is the essence of double jeopardy under section 300 of CRPC। If we talk about double jeopardy under section 300 of CRPC, it is putting a bar. It is doing what? It is putting a bar on trial. If a person has been tried and then whether acquitted or convicted, we are not concerned about it. If the particular judgment is in force, if the particular judgment is in force, that means, let us say if the particular judgment is final, the fact is you cannot once again try the accused for the same offense. You cannot try the accused for the same offense. For the same offense, you cannot try the accused once again. This is the sum and substance of section 300 CRPC। And wait, hold on, जो मैंने आपको बताया था रिगार्डिंग सेक्शन 220 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 221 सबसेक्शन 1, वो यहां पे एज इट इज अप्लाई हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ट्रायल ना तो आप सेम ऑफेंस के लिए करेंगे, बट इनफैक्ट अगर डाउटफुल चार्ज था उसके लिए भी आप ट्रायल नहीं करेंगे। प्लीज रिमेंबर दिस वेरी वेरी केयरफुली, रिमेंबर दिस वेरी वेरी केयरफुली। ना तो आप सेम ऑफेंस के लिए उस अक्यूज्ड को दोबारा ट्राई करेंगे, बिल्कुल नहीं। ना तो आप जो डाउटफुल चार्ज हो सकता था उस टाइम पे, जो डाउटफुल चार्ज था एज पर सेक्शन 221 सबसेक्शन 1, ना तो उस पर्टिकुलर डाउटफुल चार्ज के लिए आप अक्यूज्ड को फिर से ट्राई करेंगे। सेक्शन 300 CRPC दोनों पे प्रतिबंध लगा देता है, दोनों पे प्रतिबंध लगा देता है। ना तो सेम ऑफेंस के लिए, थेफ्ट के लिए ट्राई कर लिया, पनिश कर लिया, फिर से करेंगे, अब हम नहीं कर सकते। फर्स्ट एग्जांपल, इफ यू रिमेंबर, डाउटफुल चार्ज था डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, थेफ्ट के लिए कन्विक्ट कर दिया, डाउटफुल चार्ज तब छोड़ दिया था, अब हम फिर से ट्राई कर सकते हैं? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, absolutely not। You cannot do that। That is the essence and sum and substance of section 300 CRPC। ध्यान रखिएगा, it is related to acquittal also and conviction also। आपने accused को बाइज्जत बरी कर दिया, तब भी 300 CRPC अप्लाई करता है। आपने उस accused को कन्विक्ट कर दिया, दोषी पाया, तब भी सेक्शन 300 CRPC is going to apply।
फॉर द सेम ऑफेंस और फॉर एनी डाउटफुल चार्ज। मान लीजिए उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, जो सेकंड एग्जाम्पल था, उसमें 379 सीआरपीसी के लिए आपने 379 आईपीसी के लिए आपने अक्यूज्ड को अक्विट कर दिया, ट्रायल बंद कर दिया। अब हम जाएंगे डाउटफुल चार्ज पे वापस, और ट्रायल बंद करने के बाद, क्लोज करने के बाद, जजमेंट ऑफ अक्विटल डिलीवर करने के बाद हम डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए उस अक्यूज्ड को ट्राई करेंगे। नो, यू कैन नॉट डू दैट, whether it is acquittal, whether it is conviction, and that is why the famous maxim goes, autrefua acquit, autrefua convict. You cannot put a person in peril, in jeopardy twice for the same offense. You should not do that, absolutely not. And it is applicable on acquittal and conviction both. This particular Latin term की pronunciation I have seen is incorrect at a lot of places by a lot of people. ठीक है, you might use it as autrefois also, but the correct pronunciation or a more appropriate pronunciation is autrefua acquit, autrefua convict. It applies on both acquittal and conviction. चाहे वो डाउटफुल चार्ज हो, चाहे सेम ऑफेंस के लिए हो, आप दोबारा ट्रायल उस अक्यूज्ड का नहीं करेंगे। इट पुट्स अ बार ऑन ट्रायल। आइए एक और एग्जांपल पे आते हैं, so that we can move further in section 300 of CRPC. अब मान लीजिए सेक्शन 220 सबसेक्शन 1 वाला हमारे पास केस आ जाता है, यानी कि एक अक्यूज्ड है मिस्टर ए, एक घर में घुसे तो हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट भी करी, और चलिए एग्जांपल सिंपल रखते हैं, थेफ्ट भी करा। आपने क्या करा, आपने हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट के लिए, ध्यान से सुनिएगा, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट के लिए आपने उस अक्यूज्ड को पनिश नहीं करा, आपने जजमेंट दी और आपने कन्विक्ट कर दिया उस पर्टिकुलर अक्यूज्ड को फॉर व्हाट, 379 आईपीसी, यानी कि थेफ्ट के लिए और द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट आपने कन्विक्ट कर दिया है अक्यूज्ड को। द क्वेश्चन इज नाउ, इफ यू वांट, कैन यू कन्विक्ट द अक्यूज्ड और ट्राई द अक्यूज्ड फॉर हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट? द आंसर इज yes, you can do that. Yes, you can do that. ध्यान से सुनिएगा, घर में घुसे थे रात को, ताला तोड़ के हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, चोरी करी, चले गए, जजमेंट कन्विक्शन 379 आईपीसी, हो सकता है 380 लगे इनफैक्ट, बट लेट दैट पेक्यूलियर डिटेल बी एज इट इज, व्हाटएवर। आपने, लेकिन उस व्यक्ति ने थेफ्ट करा है। अब आप सोचिए, थेफ्ट के लिए उस व्यक्ति को कन्विक्ट कर दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको, अगर अब आप हाउस ब्रेकिंग एट नाइट के लिए चार्ज करना चाहें, उस व्यक्ति को ट्राई करना चाहें, सेक्शन 300 सीआरपीसी मना ही नहीं करता आपको, आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन, इज सेक्शन 379 एंड हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, आर दे द सेम ऑफेंस? Are they the same offense? The answer is absolutely no. They are not the same offense. Another question I will put to you. Was house breaking by night a doubtful charge? क्या उस टाइम पे डाउटफुल चार्ज था? कौन से सेक्शन की बात कर रहा हूं? 221 सबसेक्शन 1। क्या डाउटफुल चार्ज था? The answer is no. हमने तो कहा ही नहीं कि डाउटफुल चार्ज था, हम तो कह रहे हैं ऑफेंस करा है ये। तो जब सेम ऑफेंस नहीं था, डाउटफुल चार्ज नहीं था, तो सेक्शन 300 सीआरपीसी का कैसे बार लगेगा? बस एक कंडीशन है यहां पे, एक कंडीशन है जहां पे इस तरीके की पर्टिकुलर चीजें होती हैं, यानी कि जहां पे सेम ट्रांजैक्शन वाली चीजें होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, एज पर सेक्शन 220 सबसेक्शन 1, सेम ट्रांजैक्शन वाले जो चार्जेस होते हैं, उन पर्टिकुलर सिचुएशंस में आपको क्या लेना पड़ेगा? सैंक्शन लेना पड़ेगा ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। किस चीज के लिए सैंक्शन लेना पड़ेगा? टू ट्राई फॉर, इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट।
जो ये ऑफेंस जिसके लिए आपने कन्विक्ट नहीं करा है उस पर्टिकुलर अक्यूज्ड को, अगर सेम फैक्ट्स के बेसिस पे आप उस अक्यूज्ड को जो चार्ज लग सकता था 220 सबसेक्शन 1 में, आप उस अक्यूज्ड को उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए चार्ज करके ट्राई करना चाहते हैं, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट का सैंक्शन लेना पड़ेगा। यह आपको मिलेगा प्रोविजन सेक्शन 300 सबसेक्शन 2 में। बस एक कंडीशन है कि आपको सैंक्शन लेना पड़ेगा, किसका? स्टेट गवर्नमेंट का। आपको सैंक्शन लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट का। ऑफेंसेस 220 सबसेक्शन 1 के चार्ज वाले होने चाहिए। क्या है वो? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। आइए आगे बढ़ते हैं हम। वी आर कीपिंग इट वेरी सिंपल, बट a lot of you might be hearing about this for the first time. My request will be patient and understand it step by step. अब एक और एग्जाम्पल पे आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। A stabbed B. A ने B को चाकू मारा और वो चाकू था किसी वाइटल पार्ट पे, किसी वाइटल ऑर्गन पे। तो जो अब हम चार्ज लगा रहे हैं वो सेक्शन 307 आईपीसी का लगा रहे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा रहे हैं। नाउ बी इज ग्रेवली इंजर्ड। ऑफ कोर्स वाइटल पार्ट पे स्टैबिंग हो रही है इतनी कि 307 आईपीसी का चार्ज लग रहा है। बी इज ग्रेवली इंजर्ड, बी इज इन द हॉस्पिटल। And now B, what happens? Subsequently, B dies. तो क्या अब हम 302 आईपीसी का, यानी कि मर्डर का चार्ज, मर्डर ध्यान रखिएगा 300 में डिफाइंड है, बट चार्जिंग सेक्शन होता है हमेशा जो पनिशिंग सेक्शन होता है उसका चार्ज लगता है 302 आईपीसी जैसे कि, ऐसी जैसे थेफ्ट 378 में डिफाइंड है, but चार्जिंग सेक्शन इज ऑलवेज द पनिशिंग सेक्शन। एनीवे, तो क्या अब हम 302 आईपीसी के लिए चार्ज कर सकते हैं मिस्टर ए को? क्या हम ए को पनिश कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं 302 आईपीसी का? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस, बिल्कुल। मतलब कि आपने स्टैब करा वाइटल पार्ट पे, 307 आईपीसी का चार्ज लगा, उस चार्ज के बाद मान लीजिए यहां पर कन्विक्शन भी हो जाता है। लेट अस से देयर इज अ कन्विक्शन और अक्विटल, व्हाटएवर द केस इज। कैन यू नाउ चार्ज ए with 302 IPC? The answer is yes. The answer is yes. अगर आप सेक्शन 300 सबसेक्शन 3 देखेंगे सीआरपीसी का, तो वहां पे कुछ इसी तरीके की बात लिखी है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वहां पे लिखा है देयर इज एन एक्ट जिसकी वजह से कोई ऑफेंस हुआ है, एंड उस ऑफेंस के लिए आपको हमने कन्विक्ट कर दिया है। ध्यान रखिएगा 300 सबसेक्शन 3 में देयर इज ओनली मेंशन ऑफ कन्विक्शन, अक्विटल की बात नहीं करी गई है। यस, 300 सबसेक्शन 3 में कन्विक्शन की बात करी गई है, अक्विटल की बात नहीं करी गई है। तो कोई एक पर्टिकुलर एक्ट था जो कि ऑफेंस बनाता है, और उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए आपको कन्विक्ट कर दिया गया, लेकिन ये जो एक्ट था उससे कोई कॉन्सिक्वेंस भी हुआ, और जो कॉन्सिक्वेंस उस एक्ट के साथ मिलके एक लेट अस से बिगर ऑफेंस बना रहा है। जैसे कि यहां पे वो वाइटल पार्ट पे स्टैबिंग जो 307 आईपीसी में आ रहा था बिकॉज ऑफ बीइंग ग्रेवली इंजर्ड, नाउ दिस पर्टिकुलर एक्ट with this particular consequence is making a whole different offense, a bigger offense. In such situations, can you charge the accused again with 302 IPC and then try the accused? The answer is yes.
Is it the same offense? No. Is it a doubtful charge? No. Absolutely not. It is a distinct offense that we are talking about, which is actually a result of the consequence. Section 300 subsection 3 कहता है कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर चार्ज करिए और ट्राई करिए अक्यूज्ड को। 300 सबसेक्शन 1 में हमने बात करी थी डाउटफुल चार्ज सेम ऑफेंस, दोनों की लगेगा बार 300 का, कन्विक्शन हो अक्विटल हो। 300 सबसेक्शन 2 में बात करी थी, भले ही कन्विक्शन हो अक्विटल हो, सेम ट्रांजैक्शन का अगर कोई डिस्टिंक्ट ऑफेंस बन रहा है, सेम ट्रांजैक्शन का अगर कोई डिस्टिंक्ट ऑफेंस बन रहा है, जैसे हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट था, इट्स अ सेपरेट ऑफेंस, इट इज नॉट द सेम ऑफेंस, इट वाज नॉट इवन अ डाउटफुल चार्ज, इट इज इन द सेम ट्रांजैक्शन to take the sanction of the state government and you can do the trial and punish or acquit whatever the scenario is, you are free to do that. 300 subsection 3 सिर्फ conviction की बात करता है कि एक एक्ट से ऑफेंस बना, उस ऑफेंस से कन्विक्ट कर दिया गया, वो एक्ट अब अपने कॉन्सिक्वेंस के साथ मिलकर एक डिफरेंट डिस्टिंक्ट बिगर ऑफेंस बना रहा है, जैसे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। तो क्या आप कर सकते हैं? द आंसर इज यस, यू कैन ट्राई द अक्यूज्ड। Section 300 will not be a hindrance in your way. Section 300 will not at all be a hindrance in your way. You can do that. You can definitely do that. 300 subsection 4 किस बारे में बात करता है? वहां पे चर्चा है incompetent court। क्या मान लीजिए theft in a dwelling house है, या let us say a graver offense is there, जहां पे 382 का let's say offense is there, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्रायल कर सकते हैं। अब करा क्या? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हु वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू कंडक्ट द ट्रायल, ही कंडक्टेड द ट्रायल। विल द बार ऑफ 300 CRPC अप्लाई? देयर वाज एन कोर्ट ऑफ इनकॉम्पिटेंट jurisdiction, there was a court of incompetent jurisdiction. Now will the bar of section 300 CRPC apply? The answer is absolutely no. The answer is absolutely no. The bar of section 300 CRPC is not going to apply. क्या बात करी मैंने? Let us say if there was a court of incompetent jurisdiction. अब भाई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास ये पावर नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर ऑफेंस को ट्राई करे, फिर भी उन्होंने ट्राई कर दिया। Will the bar of section 300 apply? No. Bar of 300 will not apply. This was not double jeopardy at all. ट्रायल माना थोड़ी जाएगा वो, क्योंकि भाई आपने तो, आपके पास तो जुरिस्डिक्शन अथॉरिटी पावर ही नहीं थी ट्राई करने की, फिर भी आपने ट्राई करा। विल दैट बी कंसिडर्ड टू बी अ वैलिड ट्रायल? एब्सोल्युटली नॉट। इट विल बी विशिएटेड, इट विल बी क्वश्ड, नहीं माना जाएगा। इट हैज नो वैल्यू, देयरफॉर the bar of 300 will not apply. एक और एलिमेंट है सेक्शन 300 में which is related to discharge under section 258. अगर डिस्चार्ज कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 258 ऑफ सीआरपीसी, ये समन्स ट्रायल का पार्ट है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यस इट इज अ पार्ट ऑफ समन्स ट्रायल। अगर 258 सीआरपीसी के अंतर्गत क्या है, यू कैन डेफिनेटली हैव अ लुक। 258 सीआरपीसी के अंदर अगर अक्यूज को डिस्चार्ज करा जा रहा है, then the bar of 300 will apply, and if you want to try him again, you have to take the sanction of the court. ध्यान रखिएगा, कोर्ट का सैंक्शन लेना पड़ेगा। जिन्होंने वो पर्टिकुलर डिस्चार्ज करा है, उस कोर्ट का सैंक्शन लेना पड़ेगा। क्या करने के लिए? दोबारा ट्रायल करने के लिए, सो दैट सेक्शन 300 का बार हट जाए और आप ट्रायल कर सके। रिमेंबर, सेक्शन 300 पुट्स अ बार ऑन ट्रायल। एक्सप्लेनेशन इनफैक्ट यही बात करती है, दैट द डिस्चार्ज ऑफ एन अक्यूज्ड और द डिसमिसल ऑफ अ कंप्लेंट, इफ यू सी द एक्सप्लेनेशन व्हिच इज अपेंडेड, इफ यू सी द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 300, अगर आप देखेंगे तो वहां पे लिखा है डिस्चार्ज of an accused or the dismissal of a complaint, it is not acquittal,
For what? It is not acquittal for section 300. That means for the purpose of section 300, discharge of an accused or the dismissal of a complaint is not at all an acquittal. It is not at all an acquittal. It is not considered to be an acquittal. मतलब कि सेक्शन 300 का बार यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा. इनफैक्ट 258 में अगर आप देखेंगे वहां पे बार अप्लाई कर रहा था डिस्चार्ज जब हो रहा है. तो एक तरीके से एक स्पेशल केस बना दिया है सेक्शन 258 सीआरपीसी को, जो एक्सप्लेनेशन से हट के बात कर रहा है. एक्सप्लेनेशन कहती है डिस्चार्ज ऑफ एन अक्यूज्ड अगर है, डिस्चार्ज अगर है तो इट इज नॉट एन अक्विटल एज पर सेक्शन 300. दैट मींस अक्विटल नहीं है तो सेक्शन 300 का बार भी अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि अक्विटल या कन्विक्शन कुछ होना तो चाहिए तभी तो 300 का बार अप्लाई करेगा और तभी तो डबल जेपटी कहलाएगी वो. लेकिन अक्विटल है ही नहीं. दैट मींस सेक्शन 300 इज नॉट गोइंग टू बी अ हिंड्रेंस. बट सेक्शन 258 अगर आप देखेंगे सीआरपीसी का, जो समन्स ट्रायल में डिस्चार्ज की बात कर रहा है, तो सेक्शन 300 सबसेक्शन 5 कहता है कि अगर 258 वाला सिनेरियो है तब सेक्शन 300 का बार होगा. आप दोबारा ट्राई नहीं कर सकते जब तक आप चार्जिंग कोर्ट, जिन्होंने डिस्चार्ज करा है, उस पर्टिकुलर कोर्ट का सैंक्शन नहीं ले लेते, अप्रूवल परमिशन नहीं ले लेते. एक स्पेशल केस बना दिया. See, this was the basic sum and substance of section 300. There are lots of details also attached to it, but yes, we want to give you this information in capsule so that you understand the logic in a concise manner, in an easy manner. आपको तकलीफ ना हो समझने में कि हम एक्चुअली में कॉन्सेप्ट समझ क्या रहे हैं. अब ये बहुत ब्रॉड है. आर्टिकल 20 की अगर हम बात करें, छोटी सी चर्चा आर्टिकल 20 पे भी करेंगे. अब हम अगर हम आर्टिकल 20 क्लॉज 2 की बात करें, वहां पे जो शब्द यूज करे गए हैं वो है प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड. यानी कि प्रोसिक्यूशन होना जरूरी है प्लस पनिश्ड यानी कि कन्विक्शन होना जरूरी है. दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज नैरोअर. इट इज नैरोअर देन व्हाट? देन सेक्शन 300 सीआरपीसी. सेक्शन 300 सीआरपीसी से ये जो फंडामेंटल राइट है दिया हुआ है, ऑफ कोर्स इट इज नैरोअर इन इट्स एप्लीकेशन. यहां पे प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट की बात करी गई. प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट की बात करी गई है. क्या मैक्सिम यूज करा जाता है? नेमो डेबेट विस वेक्सारी. No one should be vexed or put in peril twice for the same offense. Very simply, double jeopardy. No one should be put in peril or punished twice for the same offense. That is what section 20, article 20 clause 2 of the constitution is talking about. It is narrower in interpretation. Whereas 300 it is broader. वहां 300 में acquittal भी है, conviction भी है. यहां पे सिर्फ और सिर्फ conviction है, acquittal की बात ही नहीं है. As a fundamental right, you have double jeopardy available with you, but it is only applicable when you are prosecuted and you are punished, that is convicted. Prosecuted का मतलब क्या है? बहुत बारी क्वेश्चन आ जाता है, क्या प्रोसिक्यूशन में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को हम इंक्लूड कर सकते हैं? Is departmental inquiry included? Answer is no. Departmental inquiry को क्या माना जाता है? Fact finding process माना जाता है. It is a fact finding process. If I remember the case correctly, it was Venkat Raman versus Union of India, 1954 Supreme Court. What is departmental inquiry? जब departmental inquiry होती है, let us say of a public servant, it is basically a fact finding process. पता कर रहे हैं हुआ क्या है exactly. उसके बाद अगर उसी particular act के लिए आपको prosecute करा जा रहा है तो क्या वो double jeopardy होगी? The answer is no. It is not called double jeopardy at all. It is not at all double jeopardy. It was a fact finding process. It was not prosecution per se. It was a fact finding process. It was not prosecution per se. Therefore, it is not double jeopardy. Your fundamental right of double jeopardy, against double jeopardy in fact, is not being violated.
It was just a simple fact finding process. It was simply a fact finding process. सेम ऑफेंस होना चाहिए, ध्यान रखिएगा. अगेन आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में भी अगर आप देखेंगे, सो इट इज फॉर द सेम ऑफेंस. It has to be the same offense. That is what the basic essence of Article 20 Clause 2 is. कुछ basic essentials हैं Article 20 Clause 2 के. क्या है वो essentials? Number 1, there has to be an offense with which you are, for which you are being prosecuted. That means there has to be a prosecution by whom? By a court or a जुडिशियल ट्रिब्यूनल. एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, जुडिशियल ट्रिब्यूनल. थर्ड, यू हैव टू बी प्रोसिक्यूटेड एंड देन सब्सिक्वेंटली व्हाट? पनिश्ड. आपको पनिश होना जरूरी है. एंड अगर सेम ऑफेंस के लिए है तब जाके आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू अप्लाई. Then Article 20 Clause 2 of the Constitution is going to apply. अगर आप इनफैक्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो इन द 5th Amendment it has been included double jeopardy. No one should be put in peril of life or limb twice for the same offense. No one shall be put in peril of life or limb twice for the same offense. ये 5th Amendment of the Constitution of America, there also double jeopardy is included. but वहां पे भी अगर आप देखोगे double jeopardy की interpretation में acquittal और conviction दोनों मिलेगा. यानी कि Article 20 Clause 2, if you see, it is narrower than that, and it is also narrower than the American Constitution also, in terms of Article 20 Clause 2, which is double jeopardy. I suppose the concept is amply clear to you. You are able to appreciate what double jeopardy is all about. कहां से double jeopardy की trail चलती आ रही है. We understood charge, then section 220 subsection 1, then section 221 subsection 1, which is same transaction and doubtful charges respectively. Then section 300 CRPC, where it was autre foi acquit, autre foi convict. Clause by clause, we have understood our section 300, what the basic essence is of course all about. Then double jeopardy in Article 20 Clause 2, which is available as a fundamental right. It is narrower in interpretation than section 300. In fact, it is narrower than the American Constitution also as far as double jeopardy is concerned, because the 5th Amendment in the American Constitution talks about acquittal and conviction both. Here it is only prosecution and punished. That means conviction is only included as a fundamental right where double jeopardy is concerned. I hope the session was fruitful for you. You have understood the concept well. Of course, it is not the replacement of a complete class. At length discussions are required, annotations and dictations follow, but we have tried कि हम इस broad concept को एक बहुत easy and direct manner में आपके समक्ष लेकर आए. Thank you so much, and we are going to meet very soon in another fruitful discussion. Thank you.